नमस्कार। बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ और कमोडिटीज के बारे में। आपके कई बर्निंग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ईटीएफ और कमोडिटीज आखिरकार होते क्या हैं, ये कहां ट्रेड होते हैं और आप कैसे इन सबसे फायदा भी उठा सकते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कमोडिटीज की कि आखिरकार कमोडिटीज क्या हैं, कमोडिटीज कैसे काम करती हैं और कमोडिटी फ्यूचर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं ठीक वैसे ही कमोडिटीज भी होती हैं, लेकिन कमोडिटीज जो है वो फिजिकल एसेट्स होती हैं। ये वो चीजें हैं जो दिख रही हैं, जिन्हें आप छू भी सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम कमोडिटीज कहते हैं। देखिए, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कच्चा तेल, ये तमाम चीजें कमोडिटीज के तहत ही आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कमोडिटीज काम कैसे करती हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट की तरह ही कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है, जहां पे ये तमाम चीजें लिस्ट भी होती हैं और इसके लिए देश में कई तरह के एक्सचेंज हैं, जिनमें ज्यादातर काम जो है वो एमसीएक्स पर ही होता है। यहाँ पर सब कमोडिटीज लिस्ट होती हैं और साथ ही इनके फ्यूचर भी होते हैं। फ्यूचर भी एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कमोडिटी फ्यूचर की हमें जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है। देखिए, कमोडिटी फ्यूचर्स हेजिंग के लिए होता है। जो इनका काम करते हैं वो इन्हें हेज भी करते हैं। अगर अब तक आपको ये नहीं समझ आया तो छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसे आपको बेहतर तरीके से समझा देते हैं। अब मान लेते हैं कि रोहन की एक फ्लावर मिल है। उस फ्लावर मिल को 2 महीने के बाद के लिए एक पर्टिकुलर रेट पर आटे का यानी कि फ्लावर का जो है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को सप्लाई करने का ठेका मिला है। यानी कि रोहन ये नहीं जानता है कि 2 महीने के बाद गेहूं के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। अगर गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं तो रोहन को नुकसान हो सकता है। इस तरह आने वाले वक्त में अगर गेहूं महंगा हो रहा है तो इस मूल्य वृद्धि से वो हेजिंग कर लेता है, यानी कि अपने आप को बचा लेता है। हालांकि कई बार ये दाम जो होता है वो उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद गेहूं जो है वो सस्ता हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो रोहन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल हेजिंग एक तरह की बीमा पॉलिसी होती है। अगर आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहां बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है तो आप उसका बीमा कराकर बाढ़ से नुकसान की स्थिति में अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। यानी कि रिस्क को टालने के लिए आप हेजिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हेजिंग बिल्कुल मुफ्त हो। आपको ये रिस्क को टालने के लिए हेज करने पर कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। अब जैसे बाढ़ से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए आप जो भी बीमा का कवर लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्रीमियम तो भरना ही होगा। अब मान लेते हैं कि पूरे साल अगर बाढ़ नहीं आती है तो आपका प्रीमियम तो ऐसे ही चला जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी लोग बीमा का कवर लेना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तेल कंपनियां जब भी कच्चे तेल को इंपोर्ट करती हैं या रिफाइन किए हुए पेट्रोलियम उत्पादों को एक्सपोर्ट करती हैं, उस समय इसी हेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह एयरलाइंस भी एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के भाव में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करती है। अब कमोडिटी मार्केट में मार्जिन कम होता है क्योंकि उतार चढ़ाव भी कम होता है। भारत में तो कमोडिटी मार्केट काफी छोटी है क्योंकि एग्री कमोडिटी काफी कम है और यहाँ पर लोकल जमींदार, सरकार को इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहता है। अब कई बार तो सरकार किसी चीज की ट्रेडिंग पर सिर्फ इसलिए रोक लगा देती है क्योंकि कई बार वो चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी मार्केट की बारीकियां तो आपने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ्स की। ईटीएफ्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स कहां पर ट्रेड होते हैं, कैसे आप इनसे फायदा उठा सकते हैं और कमोडिटी ईटीएफ्स का आखिरकार आपके लिए क्या क्या फायदा है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ईटीएफ्स होते क्या हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हमने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड्स आप लोगों से पैसा ले लेते हैं और काफी सारे स्टॉक्स में वो पैसा लगा दिया जाता है। फिर जिस भी रेट पर एनएवी खोलना चाहते हैं वो खोल देते हैं और उस एनएवी पर 1 यूनिट होती है जिसे आपको बेच दिया जाता है। अब उसी यूनिट का प्राइस जो है वो आपको हर रोज शाम को कभी ऊपर दिखता है तो कभी नीचे दिखता है। वैसे ईटीएफ जो होते हैं एकदम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टॉक के तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। यानी कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड का जिसमें 40 या फिर 50 या फिर इससे ज्यादा स्टॉक होते हैं
उसका ETF बना देती है, वो ETF एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, जिसे आप स्टॉक की तरह खरीद भी सकते हैं और ठीक स्टॉक की तरह बेच भी सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपने ETFs लेकर आती हैं, जैसे कि निप्पॉन है, मोतीलाल ओसवाल, यानी कि जिन जिन की कंपनियों के अपने AMCs हैं और उनको स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट करती हैं। ETF ज्यादातर उन चीजों के बनते हैं जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। अब आपको ये समझाते हैं कि ETF कहां और कैसे ट्रेड होते हैं। दरअसल ये ETF स्टॉक पर लिस्टेड होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। जैसे आप स्टॉक को ले सकते हैं, बेच सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, मार्जिन पर उठा सकते हैं, ये सब कुछ वैसे ही काम करता है। सेटलमेंट का तरीका भी T+2 दिनों का होता है। ये स्टॉक की तरह ही काम करता है और इसे ऐसे ही हैंडल करना होता है जैसे आप स्टॉक को हैंडल करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स जैसे आप लेते हैं तो उसका NAV शाम को आपको पता लगता है। आपको शाम को ही पता लगेगा कि आपका NAV ऊपर गया है या फिर नीचे गया है। मार्केट के हिसाब से जो है वो म्यूचुअल फंड्स का मूवमेंट आपको दिखता है। लेकिन ये जो ETF होते हैं ना, ये एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, इसलिए मार्केट जब चलती है, जैसे मार्केट में मूवमेंट आती है, मार्केट इन्हें ऊपर लेकर भी जा सकती है तो ये ऊपर जाते हैं, मार्केट अगर नीचे जाती है तो ये नीचे भी जाते हैं। डिमांड सप्लाई के मुताबिक जो है ये पूरा खेल चलता है। अब जैसे बैंक निफ्टी का ETF बैंक निफ्टी के 20 है, इसका रेट बैंक निफ्टी के आसपास ही रहता है, लेकिन एकदम बराबर प्राइस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई से रेट जो है वो डिसाइड हो रहे हैं। इसे आप डिलीवरी में लेकर रख सकते हैं। फ्यूचर को तो आपको मंथली एक्सपायरी पर काटना ही होता है, लेकिन ETFs में ऐसा नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि चिराग निफ्टी 3 साल के लिए लेना चाहता है, लेकिन ऐसा फ्यूचर में ही उसे करना होगा और हर महीने उसे रोल ओवर भी करना होगा, यानी कि इस महीने का काट कर अगले महीने का बाय करना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि चिराग जो है वो 3 साल तक हर महीने के लिए फ्यूचर को रिन्यू ही करता रहे। अब चिराग ऐसे भी कर सकता है कि निफ्टी 20 ले ले, वो उसे अपने डीमैट अकाउंट में रख ले और जब निफ्टी ऊपर जाए तो उसका ETF भी ऊपर जाएगा और जब निफ्टी नीचे आएगा तो उसका ETF नीचे भी आ सकता है। अब चिराग ने पूरे पैसे देकर कैश में जो है वो ETF खरीद भी लिया है, इसलिए उसको आने वाले वक्त में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखा आपने कि ETF जो है वो कैसे काम करता है। अब आपको ETF के फायदे बता देते हैं कि आखिरकार क्यों ETF में निवेश करना जो है वो सही रहता है। देखिए, ETF में आपको एक्सपायरी का ध्यान नहीं रखना होता है और ना ही आपको रोल ओवर कराने की टेंशन रहती है। वैसे तो ETF बहुत से लिस्टेड हैं, बैंक निफ्टी का भी है। कई ETF में एक साथ कई कंपनियों के स्टॉक होते हैं। एक एक कंपनी को जाकर लेने से अच्छा है कि आप उसका ETF ही ले लें और उसको अपने डीमैट अकाउंट में रख दें। अब वो कंपनियां जैसे परफॉर्म करेंगी तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर प्रदर्शन खराब होगा तो नीचे जाएगा। तो ETF दरअसल म्यूचुअल फंड का ही एक रूप है, दोनों में यूनिट ही निकाल देते हैं। ETF का सबसे बड़ा फायदा है कि कभी भी आप इसे खरीद भी सकते हैं और कभी भी इसे बेच सकते हैं। आपने इसे स्टॉक की तरह ही खरीदना है और स्टॉक की तरह ही बेचना है। देखिए, ETFs का एक फायदा और भी है कि इसमें कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। म्यूचुअल फंड्स में आपको एग्जिट लोड चुकाना पड़ता है, मैनेजर की अपनी फीस भी होती है, लेकिन ये ठीक स्टॉक्स की तरह काम करते हैं और इसमें बस आपको ब्रोकरेज ही देनी होती है। ETF अपने आप में एक बहुत फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। खैर, ETF की तो ये पूरी बात हो गई है। अब आपको हम ये भी समझा देते हैं कि कमोडिटी ETFs क्या होते हैं और इनका क्या फायदा होता है। देखिए, कमोडिटी ETFs में भी काफी काम होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को जब भी आप खरीदते हैं तो इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जुड़ी हुई होती है कि जब आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो सबसे पहला डर ये होता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। इन्हें हमें अगर कहीं रखना है तो बहुत ही संभाल कर सेफ्टी के साथ रखना है। अगर गोल्ड का ETF आप ले लेते हैं तो इसका प्राइस जो होता है वो गोल्ड के साथ लिंक्ड होता है। सोना जब सस्ता होगा तो ETF का रेट नीचे आ जाएगा, सोना महंगा होगा तो ETF का रेट भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे आपको संभालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने डीमैट अकाउंट में गोल्ड का ETF जो है वो 5 साल तक संभाल कर रख सकते हैं। वैसे गोल्ड को रखने के गोल्ड ETF के अलावा 2 और तरीके हैं। आप एक्सचेंज में जाकर इसका फ्यूचर भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये जुड़ी हुई है कि हर महीने आपको रोल ओवर कराना होगा। दूसरा तरीका यह है कि ज्वेलर्स से आप खरीद सकते हैं,
लेकिन इसके साथ परेशानी ये जुड़ जाती है कि आखिरकार हम इसे संभाल कर कैसे रखेंगे, जबकि गोल्ड ETF को आपको संभालने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहेगा। तो हमने आपको कई तरह के ETFs की जानकारी दे दी है। आप अलग अलग ETF की और जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो NSE की वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस ETF में कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो शामिल हैं। वैसे कुछ ETF के नाम हम आपको भी बता देते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, निप्पॉन इंडिया ETF बैंक 20, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, UTI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, UTI सेंसेक्स ETF। और अब बारी इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। आपको जिन ETFs का हमने नाम दिया है उनमें से आपको 5 ETF चुनने हैं और इन ETFs के पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न जो है वो आपको देखना है। उसके बाद आप जान पाएंगे कि ETFs में निवेश करना फायदे का सौदा है या नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने